अगर आप इंडिया में हो और ऑब्वियसली जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस है वो भी इंडिया से होगी, तो कभी ना कभी सबने ये सुना होगा, जो भी 3D आर्टिस्ट हैं, अपने सीनियर आर्टिस्ट से सबने ये सुना होगा कि 3ds मैक्स और माया ही इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है। और ज़्यादातर इस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता भी हूँ। तो क्या 3ds मैक्स और माया ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको नौकरी दिला सकता है? क्या ऐसा कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है इसके थ्रू हमें नौकरी नहीं मिल सकती है? तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। तो मैंने इस वीडियो को कुछ कैटेगरीज में बांटा है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझा पाऊँगा। और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी जाए, बाकी वीडियो से थोड़ा सा लंबा जाए, तो ट्राई करूँगा शॉर्ट एज रख सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को बनाने के रूट कॉज पे हम लोग आते हैं कि इस वीडियो के बनाने का पीछे का रीज़न क्या है और क्यों और किस ऑडियंस को टारगेट लेके हम बना रहे हैं ये वीडियो को। तो सबसे पहला रूट है हमारे इस वीडियो को बनाने का, हमारी अभी की जनरेशन और हमारे से 25 साल पहले की जनरेशन। ठीक है, तो माया और मैक्स ये दो बेस्ट सॉफ्टवेयर है और सालों से चलते आ रहे हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं। जब से 3D का इन्वेंशन हुआ है या फिर जो भी नया इनोवेशन होता है 3D के मामले में, तो माया मैक्स को स्पेसिफिक प्रेफर किया जाता है। और जैसा कि मैंने बोला कि 3ds मैक्स और माया स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, तो अब पता कैसे करें कि 3ds मैक्स और माया क्यों लोग अभी के जनरेशन में, पुराने जनरेशन वाले जो भी आर्टिस्ट हैं वो 3ds मैक्स और माया वाले को ही क्यों चुनते हैं, बाकी के लोगों को क्यों नहीं चुनते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये सदियों से चलता रहा है, इसको एक एग्जांपल की तरह लेके चलते हैं। आप स्टार्टिंग से ही नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक आप पेंसिल से लिखते आ रहे हो, अपना नाम या जो कुछ भी आप लिखते आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो वो पेंसिल से कर रहे हो। और अचानक से क्लास 11th में या 12th में आपको पेन पकड़ा दिया जाता है एंड आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बैठा दिया जाता है कि आपको पेन से ही आगे का काम करना है। ऑब्वियस सी बात है, आपसे नहीं हो पाएगा। आप वही चीज़ चुनोगे बोर्ड एग्जाम्स में भी जो आप स्टार्टिंग से चुनते आ रहे हो, पेंसिल ही चुन के आप उससे ही एग्ज़ाम दोगे। सिंपली इंग्लिश हिंदी में अगर आपसे बोला जाए कि आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी में, अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हो तो आप इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दोगे, अगर हिंदी बोर्ड से हो तो आप हिंदी में ही एग्ज़ाम दोगे। सेम गोज विथ माया एंड मैक्स, वो स्टार्टिंग से ही चलते आ रहा है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में। बीच में कोई भी नया सॉफ्टवेयर नहीं आया तो माया ने एक्वायर कर लिया या ऑटोडेस्क ने एक्वायर कर लिया। अब जब भी नया सॉफ्टवेयर आता था तो इन्हीं के अंदर आ जाता था। ऑटोडेस्क को खरीद लेता था या एडोब खरीद लेता था, तो इनके अंदर कैटेगरी में पाइपलाइन में फिट हो गया सब कुछ। माया में वो चीज़ कॉमन होने लगा, जो नया सॉफ्टवेयर में आना स्टार्ट हुआ था। स्कल्पटिंग, रीमेस वगैरह ये सब, टोपोलॉजी सब कुछ। किसी भी 3D इंडस्ट्री को जब एक आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है तो वो मोस्टली कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई नया सॉफ्टवेयर वाला बंदा है वो हमेशा यही प्रेफर करेंगे। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर वाला बंदा है, वो यही चाहेंगे कि जो भी आर्टिस्ट आए वो उनके पाइपलाइन के हिसाब से फिट बैठ जाए। अगर वो बंदे 3ds मैक्स या माया यूज़ कर रहे हैं और नया आर्टिस्ट भी वैसे ही 3ds मैक्स या माया वाला उनको मिल गया, तो वो उसी को लेंगे। भले ही आपका 3ds मैक्स वाला या माया वाला बंदे का पोर्टफोलियो अच्छा हो ना हो, बट वो वही प्रेफर करें क्योंकि उनके पाइपलाइन के हिसाब से वो अच्छा जा रहा है। ये तो हो गई हमारी छोटी सी चीज़, क्यों नहीं न्यू सॉफ्टवेयर्स को अलाउ किया जाता है, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो भी बना रखा था। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, न्यू सॉफ्टवेयर्स न्यू पाइपलाइन के हिसाब से क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम इस पार्ट पे बात करेंगे। देखो, हर समय 3ds मैक्स और माया हर जगह यूज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि सिर्फ 3ds में कोई भी नया कंपनी खुला या स्टार्टअप खुला या कोई भी कंपनी है वो सिर्फ 3ds मैक्स या माया ही यूज़ करेगी। इनफैक्ट जो हर कॉन्टिनेंट एंड हर स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें भी यूज़ होती हैं। हर कंपनी अलग अलग चीज़ें प्रेफर करती हैं। जैसे कि बहुत सारे कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो माया और मैक्स खरीद सके, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीद सके, तो वो मोस्टली ऐसी चीज़ें प्रेफर करती हैं जो फ्री में उनको मिल जा रही है या फिर कम प्राइस में मिल जा रही है, जैसे ब्लेंडर। या फिर सब्सटेंस पेंटर अगर वो नहीं ले पा रहे तो मेगा स्कैन का आता है, आई थिंक क्विक्सेल मेगा स्कैन, ऐसे सॉफ्टवेयर्स वो लोग यूज़ करते हैं। और हाल फिलहाल में तो मैंने एक ब्लॉग में ये भी पढ़ा था, कुछ आई थिंक 15 ईयर्स पुराने आर्टिस्ट आजकल ये कह रहे हैं कि जो मैं उस टाइम पे सॉफ्टवेयर यूज़ करके जितना अच्छा प्रोफाइल नहीं बनाता था, आजकल 13 साल के बच्चे उनसे अच्छा पोर्टफोलियो बना ले रहे हैं जितना अपने टाइम पे वो नहीं बना पाते थे। तो इस केस में ये भी कहना बेहतर होगा कि जिस टाइम पे 3D इतना ग्रो नहीं किया था,
उस टाइम का आर्टिस्ट अगर इस तरह का बात कह रहा है तो अभी के जो जनरेशन है वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी है 3D के मामले में, या किसी भी कैटेगरी के मामले में आर्टिस्टिक वे में, कि वो बड़े बड़े आर्टिस्ट को टक्कर दे रही है। अब जैसे मैंने बात किया था कि कंट्री वाइज कैसे काम करती है, तो हो सकता है कि इंडिया में माया मैक्स यूज़ हो रहा हो, तो ज़रूरी नहीं कि यूएस में भी माया मैक्स ही कंपलसरी हो सकता है वहाँ पे वो लोग कुछ और सिनेमा 4D, ब्लेंडर या होडिनी कुछ और यूज़ कर रहे हो अपने पाइपलाइन में। हर कंपनी का, हर एक स्टेट का या हर एक कॉन्टिनेंट का अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज चेंज है कि वो वहाँ पे कैसे के यूज़ करना चाहते हैं। हर स्टूडियो इंडिपेंडेंट है कुछ भी चूज़ करने के लिए, किसी पे भी ऐसा दबाव नहीं है कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं। इनफैक्ट कुछ कुछ स्टूडियोज़ ऐसे भी है जो टाइम टू टाइम लगता है कि उनको कि उनके पाइपलाइन के हिसाब से ये थोड़ा वीकेस्ट पार्ट होते जा रहा है, तो उसको रिप्लेस करके एक नया सॉफ्टवेयर वो लेते आते हैं ताकि अपने हिसाब से वो कस्टमाइज़ कर सकें और इस जनरेशन के हिसाब से वो चलते रहें, जनरेशन के हिसाब से चलते रहें, जनरेशन से पीछे ना रहें, या तो आगे चलें या जनरेशन के टक्कर में चलते रहें। तो बहुत सारे टाइम पे जब ऐसा लगता होगा इंडस्ट्री को कि वो पाइपलाइन से पीछे होते जा रहे हैं, तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर चुनते होंगे जो उनके पाइपलाइन में आराम से फिट बैठ जाता होगा, जो टक्कर में चल रहा होगा बाकी सॉफ्टवेयर से, प्लस या फिर उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हो और वो थोड़ा सा और आगे चल रहे हो बाकी सॉफ्टवेयर से, तब वो किसी और सॉफ्टवेयर से हट के दूसरे सॉफ्टवेयर पे चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है या फिर उनको जो ओल्डर वर्जन था उनके सॉफ्टवेयर का उससे वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है जो नए वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर से मिल पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको किसी चीज़ से रोक नहीं रहा है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, इसे मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ अपने 3D सॉफ्टवेयर से मर्ज करके, तो आप कर सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके दिमाग में कोई रिवॉल्यूशनरी आइडिया है और आप इसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, पर आपका वो सॉफ्टवेयर आपको वो आपको कंट्रोल एक्सेस करने नहीं दे रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में रहो, आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को काबू कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है तो क्यों ना उसको इस्तेमाल करो। आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है उसे एग्जीक्यूट करो वैसे जैसे आप चाह रहे हो। जैसे अभी के आर्टिस्ट और 15 साल पहले के आर्टिस्ट में जो डिफरेंस था कि उनके पास उतना सॉफ्टवेयर का कंट्रोल नहीं था जितना हमारे पास अभी है। अभी हमारे पास इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जितने पहले के टाइम पे नहीं थे। अभी पुराने सॉफ्टवेयर से लाख गुना ज़्यादा अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए जो ऑनलाइन भी काम करते हैं, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग वगैरह में, और जो ऑफलाइन भी डायरेक्टली काम करते हैं। तो क्यों ना ऐसे चीज़ों पे शिफ्ट करें जो ट्रेंड वाइज भी चल रहे हैं, हाइप वाइज भी चल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ मैं वो प्रेफर करूँगा कि मैं खुद से किसी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर पाऊँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकूँ और मेरे पाइपलाइन के हिसाब से जो बैठ सके। अगर मेरे हिसाब से लग रहा है कि मेरे को ब्लेंडर धकेल रहा है, पीछे कर रहा है अपने साइड से, तो मैं ब्लेंडर से शिफ्ट होकर किसी और सॉफ्टवेयर पे चल रहा हूँ। मैं हमेशा ब्लेंडर की बातें करते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्लेंडर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब कभी मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को ब्लेंडर पर इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पा रहे जितना मेरे को चाहिए, तो मैं ब्लेंडर आराम से छोड़ सकता हूँ और किसी और सॉफ्टवेयर को पकड़ के आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे को अपने पाइपलाइन में थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा और कुछ नहीं। आपके काम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका पोर्टफोलियो। आप कुछ भी बना रहे हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, मेन है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कोई भी 3D इंडस्ट्री हायर नहीं करेगी जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करती है। अगर आपका पोर्टफोलियो एकदम ओके है तो आपको ओके इंडस्ट्री ही मिलेगी। अगर आपका काम ऐसा होगा कि लाइक रिवॉल्यूशनरी काम होगा जिसे देख के इंडस्ट्री भी देखेगी, बोलेगी नहीं इस बंदे को हायर करना चाहिए, तो वो यूबीसॉफ्ट, रॉकस्टार ऐसे बड़े बड़ी कंपनीज हायर कर लेंगी। वो ये नहीं देखेंगे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। अगर रॉकस्टार 3ds मैक्स या माया यूज़ कर रही है और अगर आप ब्लेंडर यूज़ करके उनसे भी अच्छा आउटपुट दे पा रहे हो, तो हो सकता है वो थोड़ा कॉर्पोरेट करे और आपके हिसाब से वो अपने आप को फ्लेक्सिबल कर ले, और हो सकता है आप जितना सैलरी डिमांड करो वो आपको उतनी सैलरी दे भी दे। इट डजेंट मैटर कि आप सॉफ्टवेयर क्या यूज़ कर रहे हो, आप जस्ट अगर जितना आप काम कर रहे हो उससे अच्छा आउटपुट अगर आप दे पा रहे हो, कितनी भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी होगी वो आपको हायर कर लेगी इन एनी केस, क्योंकि उन्हें चाहिए आर्टिस्ट इन एनी हाउ इन दी एंड। अब वो माया यूज़ कर रहा है, ब्लेंडर यूज़ कर रहा है, वो बात की बात है कि वो क्या यूज़ कर रहा है, पर अगर वो आउटपुट दे पा रहा है उतना अच्छा, तब वो हायर कर ही लेगी एनी केस। मेरे तो कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो ब्लेंडर भी नहीं, माया भी नहीं, वो जस्ट सिनेमा 4D यूज़ कर रहे हैं।
मोस्टली वो सिमुलेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, बट और मोस्टली ज़्यादातर लोग माया मैक्स ही मांगते हैं या ब्लेंडर मांगते हैं, पर वो बंदा सिनेमा 4D यूज़ करता है और अभी अच्छे खासे यूबीसॉफ्ट में काम कर रहा है। वहाँ पे लोग 3D बहुत सारे अलग अलग, मैं नाम नहीं लूँगा कि यूबीसॉफ्ट में लोग कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बट जो वहाँ यूज़ होता है उससे डिफरेंट सॉफ्टवेयर वो यूज़ करता है। एंड जब उसका इंटरव्यू टाइम आया, उससे पूछा गया कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसने बोला कि मैं सिनेमा 4D यूज़ करता हूँ। पर तो कंपनी ने अपने हिसाब से थोड़ा कंपनसेट किया एंड देन उसको अच्छी खासी नौकरी मिल गई यूबीसॉफ्ट में, तो अभी वो अपनी हैप्पी लाइफ जी रहा है। तो बहुत सारे केस में कंपनी अपने हिसाब से भी कंपनसेट करती है अगर आपके काम अच्छे हो तो। ज़रूरी नहीं कि आपको हर समय कंपनसेट करना पड़े, बस आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए और आप देख के लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे में घुसता हूँ मैं। किसी भी इंडस्ट्री में टेक्निकल स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ आप बात कैसे करते हो, आपके पर्सनैलिटी, आपका लुक कैसा है, आप कितनी अच्छे से लोगों से घुल मिल जाते हो, आप क्या क्या करते हो, आपका गुड पर्सनैलिटी, गुड हैबिट्स क्या है, बैड हैबिट्स क्या है, वो सब भी मैटर करते हैं। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको इस तरह से भी गिना जाता है कि आप कितने पर्सनैलिटी वाइज कितने सही हो, या फिर आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम करके रखते भी हो या नहीं, या फिर कुछ भी ऐसा जो एक नॉर्मल 3D आर्टिस्ट को डिफरेंट बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। आप कितने क्रिएटिव सोच सकते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, रिज्यूम कितना अच्छा है, पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, हर एस्पेक्ट से आपको नापा जाता है। तो ज़रूरी नहीं अगर आपका टेक्निकल स्किल, पोर्टफोलियो अच्छा है तो ये आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपका पर्सनैलिटी भी देखा जाता है कि फेशियल लुक, बॉडी, ग्रूमिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन करना, ये सब में आप कितने खास हो। अगर आप ये सब में अच्छे हो तो आप आराम से इंडस्ट्री में आ सकते हो। तो हर एक चीज़ का एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही कुछ नहीं होती है। अगर मैं ब्लेंडर करके ही अगर जा रहा हूँ वहाँ पर किसी भी कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। साथ साथ में मेरे को सॉफ्ट स्किल्स भी आने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक अच्छे आर्टिस्ट के अंदर होती है मोस्टली। तो तभी मैं एक अच्छी कंपनी में जा सकता हूँ। जितने लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन करोगे, आप जितना टीम बॉन्डिंग रखते हो, कितना मतलब ऑल ऑफ द सब कुछ सॉर्ट करके बताओ तो ग्रुप इंटरेक्शन रखना, टीम के साथ सब टीम के सपोर्ट में खड़े रहना, या फिर टीम लीड करना, टीम को डीमोटिवेट ना होने देना, ये सारी चीज़ें ऑल अराउंड देखी जाती है एक प्रॉपर आर्टिस्ट के रूप में। या किसी भी फील्ड में आप जाओ तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसी को सॉफ्ट स्किल्स बोली जाती है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बहुत कुछ बताया, कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ करके भी आप आगे बढ़ सकते हो किसी भी करियर में, भले आप आर्टिस्टिक फील्ड में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, आपके अंदर कितना क्या कॉन्फिडेंस है उस डिमांड को कंप्लीट करने का। अगर इंडस्ट्री आपसे हाई लेवल एक्सपेक्टेशन लेके रखी है और आप उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो वो एक माइनस इफेक्ट पड़ता है आपके पर्सनैलिटी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके अंदर पर्सनैलिटी वाइज कॉन्फिडेंस भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर टीम की एक्सपेक्टेशन इतनी है तो आपकी उससे ऊपर होनी चाहिए कॉन्फिडेंस, जो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से भी निकल के आता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ में आप +1 पे या +5 पे रहो ही रहो इन एनी केस। तो अब आते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, सिर्फ 3ds मैक्स, माया, सिनेमा 4D या ब्लेंडर या फिर कुछ और। तो डिपेंड करता है, एक तो मैंने बताया कॉन्टिनेंट या कंट्री वाइज, और ऊपर से कंपनी वाइज भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो 3ds मैक्स, माया बोलती है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे भी हैं जो ब्लेंडर मांगते हैं। अगर आप सुन रहे हो कि इंडिया में हर जगह 3ds मैक्स, माया, 3ds मैक्स, माया ही मिल जाता है, तो एकदम गलत बात है। बहुत सारी कंपनीज मैंने ऐसी भी देखी है जो ब्लेंडर भी डिमांड करती है। अगर आपके पास 3ds मैक्स, माया नहीं भी है, तो अगर आपके पास ब्लेंडर का सपोर्ट है तब भी आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ 3ds मैक्स होने से आपका, मैक्स माया होने से आपका लेवल अप होता है, तो नहीं। आज के टाइम पे थोड़ा सा शिफ्ट होने लगी है कंपनीज ब्लेंडर के साइड भी। और वो भी क्यों? क्योंकि लोगों को नज़र आने लगा है कि ब्लेंडर में भी कुछ ऐसे फीचर्स अब आ चुके हैं जो 3ds मैक्स माया में बहुत टाइम से लैग थे और अभी तक वो नहीं आए हैं। तो और नए नए आर्टिस्ट जो उभर के आ रहे हैं वो ब्लेंडर पे ही मोस्टली स्विच करते हैं। तो
इंडस्ट्री भी झुक रही है अब कि ब्लेंडर आर्टिस्ट भी आ सकते हैं और आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली बड़े बड़े कंपनीज़, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन सी कंपनीज़, पर बहुत सारी कंपनीज आज भी ऐसी है जो ब्लेंडर यूज़ करती हैं अपनी गेमिंग पाइपलाइन में, अपने प्रोडक्शन पाइपलाइन में। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, मेरे खुद के ऐसे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो गेमिंग पाइपलाइन में हैं और बहुत अच्छे लेवल पे पैसे कमा रहे हैं, सीनियर लेवल पे हैं और ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। या फिर प्रोडक्शन हाउसेज में हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनाना है 3D में या फिर आर्किटेक्चर बनाना है 3D में, बट वो ब्लेंडर यूज़ कर रहा है। डैट मीन्स कि 3ds मैक्स माया के साथ साथ अगर ब्लेंडर सिनेमा 4D भी आने लगी है, अगर आप ब्लेंडर नहीं भी यूज़ कर रहे हो, सिर्फ सिनेमा 4D यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि अगर आप ब्लेंडर से भी अच्छा काम सिनेमा 4D पे करके दिखा देते हो तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपका, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपका बस पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी चीज़ें कंपनी बैलेंस करवा लेती हैं अपने हिसाब से। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, अगर आप इंटरव्यू में उनके परफॉर्मेंस से अच्छा आउटपुट दे देते हो तो कंपनी झुकने लगती है थोड़ा सा आपके सामने। तो ऑल अबाउट पोर्टफोलियो, रिज्यूम, आपका सॉफ्ट स्किल्स, जो भी कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ मैटर करती हैं। अगर आपने सब कुछ बैलेंस करके रखा हुआ है तो आपका हाईएस्ट चांस है कि आप किसी भी अच्छे इंडस्ट्री में जा सको, गेमिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन पाइपलाइन में जा सको। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बताइए कमेंट्स में कि और क्या क्या आप देखना चाहते हो इस वीडियो में, या फिर मेरे वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मेरे सारे सोशल मीडिया के साइट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।